थी उस यूनिट 8 का बेसिक पोर्शन कवर कर लिया था और पूरा यूनिट कहाँ जा रहा है, रिस्क के बारे में बेसिक चीज़ें, रिस्क के फैक्टर, इम्पैक्ट किन किन रीजन से होता है। और रिस्क में हमने फाइनेंशियल रिस्क के बारे में ज़्यादा पढ़ा था क्योंकि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे वर्क करते हैं और उनका रिलेशन क्या है। कैपिटल एडिक्वेसी का थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, RAROC की बात करी थी हमने। तो ये बेसिक चीज़ें जब हम जान गए थे और उसमें हमने एक कंपैरेटिव चार्ट भी देखा था, अगर आप स्क्रीन पे देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जो ये रिटर्न थे इसमें रिटर्न में वेरिएशन था। ओवरऑल रिटर्न सेम थे लेकिन रिटर्न में क्या था, नेट कैश फ्लो में क्या कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव था। तो उसमें हमने देखा था कि अगर रिजल्ट सेम है तो उस वाले ऑप्शन को आप लेंगे जिसमें आपके वेरिएशंस नेगेटिव में ना हो, ठीक है। और अगर दोनों में रिटर्न इक्वल है तो ये देखेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब रिटर्न किसी में ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा वाले रिटर्न के ऑप्शन को भी ले सकते थे। तो नेट कैश फ्लो की बार बार बात करी गई थी उस टॉपिक में कि जो भी नेट कैश फ्लो है उसी के आने जाने से, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी थी, कैपिटल एडिक्वेसी की बात करी थी। ये सब बातें करने के बाद इस टॉपिक का जो मेजर पोर्शन है, जो आपके मॉड्यूल डी में भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आज का टॉपिक शुरू होगा वो टॉपिक शुरू होगा बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। और द बेसिक कंसिडरेशन दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिजाइनिंग ए रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आर एज फॉलोज। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से कंसीडरेशंस हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये MCQ में भी ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, पैराग्राफ वाइज है, पॉइंट में कोई कोई बातें इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इज ए मेजर कंसर्न फॉर द टॉप मैनेजमेंट। तो आपने देखा होगा आपको कोई मतलब नहीं होता, आपको तो वहाँ से सर्कुलर आता है, ऐसे लोन बांटना है, ऐसा डिपॉजिट लेना है, इतने की ये स्कीम है, इंटर आप करे चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि मैनेजमेंट ऑफ रिस्क जो मेजर कंसर्न होता है वो किन का होता है, जो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं, डिपार्टमेंट में होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस emanates from the top management and the main challenges centers on facilitating the implementation of risk and business policies simultaneously into a consistent manner। कि केवल जो है जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, पूरा टॉप मैनेजमेंट से शुरू होके नीचे तक में जाता है, पूरे प्रोसेस को मैनेज करना पड़ता है। और मॉडर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस कंसिस्ट द सेटिंग रिस्क लिमिट। तो अब जो आजकल की नई जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें सबसे बड़ी बात बोल रहा है कि सेटिंग रिस्क लिमिट। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, रिस्क लिमिट को सेट करना, जो रिस्क की लिमिट है उनको क्या करना, सेट करना, ठीक है। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक मेजर्स, अब economic measures of risk while ensuring the best risk adjusted return keeping in view the capital that has been invested in the business। अब देखो, जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस कैपिटल में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न करंट इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से आपको तय करनी पड़ती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब सिनेरियो खराब चल रहा है तो आप ये मान के चलते हैं भैया इतना नुकसान तो हो सकता है, लेकिन बिजनेस करना बंद कर देंगे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिजनेस करना बंद करेंगे तो बहुत उसका और इफेक्ट आएगा, एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, इकोनॉमिक में लॉन्ग टर्म आएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो सकती है। तो इसलिए बिजनेस तो करना है। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। इन अ क्वेश्चन ऑफ टेकिंग अ बैलेंस्ड व्यू ऑन रिस्क एंड रिटर्न एंड दैट टू विद इन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ अवेल। अब देखो, कांस्टेंट वाला जो हमने एक वो टॉपिक किया था ABM में, जो उसका था ग्राफिकल सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, उसमें हमने कांस्टेंट वर्ड पढ़ा था। कांस्टेंट वर्ड का मतलब
कि कितने रेस्ट्रिक्शंस के साथ हमको करना है। तो कॉन्स्टेंट्स ऑफ अवेलेबल कैपिटल, और ये कॉन्स्टेंट का जितनी कैपिटल है उसी से मेंटेन करना है हमको। क्लियर होगी बात? आगे मैंने सेकंड पॉइंट, तो पहला बात तो आई कि मैनेजमेंट ऑफ रिस्क में एक इंपॉर्टेंट चीज आई सेटिंग रिस्क लिमिट, और टॉप मैनेजमेंट का कंसर्न आया पहले वाले में, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में हम आए थे मैनेजमेंट ऑफ रिस्क बिगिंस विद देयर आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांट। तो पहला पॉइंट आता है कि रिस्क की जब भी बात करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है और क्वांटिफाई करना है। पहले कहना है या नहीं है, अगर है तो किस क्वांटिटी में है, ठीक है। इट इज ओनली आफ्टर द रिस्क आर आइडेंटिफाइड मेजर्ड देन दैट वी मे डिसाइड टू एक्सेप्ट दैट। अब हमने पता तो लगा लिया कि हाँ रिस्क है, तो हमने उसको एक्सेप्ट करा, और उस एक्सेप्ट के करने के बाद हमने ये भी देखना है अंडरटेकिंग स्टेप टू मिटिगेट द रिस्क, कि हम रिस्क लेने को तैयार हैं, और अगर सड़क खराब होगी तो उस रिस्क को हम मिटिगेट कैसे पड़ेंगे, यानी कि कम कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा कॉशन लेंगे वहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से चलाएंगे, ब्रेक पे कंट्रोल रखेंगे। तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। आइदर फुली और पार्शियली। इन एडिशन प्राइसिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क कंटेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो आप क्या करेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे, प्राइसिंग, कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जैसे आपने कोई बहुत डिफॉल्टर को लोन देना है तो आप उसकी प्राइसिंग हाई रखेंगे। जैसे कहते हैं सिविल का स्कोर ज़्यादा होता है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क कंटेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। आगे देखिए, रिस्क मैनेजमेंट हैपेंस टू बी ए जॉब दैट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स and has an objective which is more oriented towards the control aspect of the business. It requires a separate setup of the, तो एक तो उसने बोला, एक तो स्पेशल स्किल बोला, क्या बोला, स्पेशल स्किल चाहिए, और एक सेपरेट सेटअप भी चाहिए। तो ये क्या है, एपेक्स लेवल पे होता है, आपको ब्रांच लेवल पे नहीं करना पड़ता। 3 पॉइंट आगे, इसको जरा समराइज करते हैं। ये 3 पॉइंटों में क्या ये एमसीक्यू बन सकता है कि बेसिक कंसीडरेशन कौन से होते हैं रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के। एक बोला सेटिंग रिस्क लिमिट, इसको देखो बार बार अंडरस्टैंड कर लीजिए कि सेटिंग रिस्क लिमिट किसको ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमिक मेजर्स जो है उसको ध्यान में रखते हुए। दूसरे में बोला उसने, दूसरे वाले में बोला आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन करना है, ठीक है। फिर बोला आगे, और आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई के साथ आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद उसको मिटिगेट भी करना पड़ेगा, बिजनेस तो करना पड़ेगा। थर्ड वाले में बोला इसके लिए एक स्पेशल स्किल और एक सेपरेट सेटअप चाहिए होता। तो ये पैराग्राफ समराइज हो गया पूरा हमारा बढ़िया तरह से, ठीक है, समझ में आया। अब बोलता है रेस्पॉन्स टू दीज कॉन्सिडरेशन, वो ऊपर जितनी बातें बोली उसके लिए हमें क्या करना, देखिए बहुत सिंपल आ रहा है एकदम से। क्या आ रहा सिंपल, कि जितनी बातें हमने ऊपर पढ़ी अभी उस पैराग्राफ में वही पॉइंट्स में आ गए। कैसे आ गए, आर्टिकुलेट प्रोसेस कवरिंग द फॉलोइंग एरिया। अब देखो पहला तो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा आया जो आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट की बात आई, और इसी में बात आई थी कि प्राइस भी उसी तरह एडजस्ट करेंगे। ये देखिए प्राइस था ना यहाँ पे, एडिशनल प्राइसिंग, ये ठीक है, एडिशनल प्राइसिंग आई। फिर उसके बाद आया नेक्स्ट पॉइंट पे आया, प्राइसिंग के बाद आया रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और उसके बाद आया रिस्क का मिटिगेशन। उसके बाद क्या आया, रिस्क का मिटिगेशन। तो ये सारी चीजें देखो वो जो ऊपर पैराग्राफ में थी यहाँ पॉइंट्स में बना दी, और आपको बार बार ये पढ़नी है क्योंकि जितने भी थ्योरी के टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स में यही जो है बार बार वो कहा गया है, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और प्राइसिंग लाना, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करना, बार बार उसी बात को चर्चा में लाया गया है। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब जो सबसे पहला वाला बात आई थी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट,
पहली पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है अब इन्हीं पॉइंट को लेके चलेंगे हम, ऑपरेशन क्रेडिट और मार्केट रिस्क को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आया ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट। तो क्या बोलता है, यूजुअली रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट। अब ये देखो जो 5 बातें आ रही हैं, ये 5 बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सेकंड क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड है, थर्ड क्या है, कमेटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स है, और फोर्थ वन इज द रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। अगर ये 4 चीजें, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की बात थी ना पहली, सबसे पहली वाली ये वाली बात, पहली बात चल रही हमारी, तो फर्स्ट बात चल रही, तो फर्स्ट बात में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कैसे हो। तो उसमें पहला इसको आप याद कर लीजिए, बार बार वो बार बार पूछेगा कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में क्या क्या चीजें होती हैं। अभी इसमें आपको 4 दिखा रखे हैं, किसी किसी रिस्क में 5 हैं, जिसमें ALM आ गया है एक एक्स्ट्रा वाला। तो जब भी आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़े इन रिस्क मैनेजमेंट का, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे मार्केट हो, मैंने थ्योरी के लेक्चर्स में बताया हुआ है कि तीनों उसके स्ट्रक्चर बना लीजिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन है कि मार्केट रिस्क को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैसा होता है, क्रेडिट को कैसा होता है, और ऑपरेशन के लिए कैसा होता है। तीनों बातों को आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स जैसे बना लीजिए, या थ्योरी में भी ये बुक्स में दिया हुआ है साफ साफ कि अगर क्रेडिट रिस्क के शुरू के 2 पेजेस अगर यूज करेंगे तो वो होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलो अब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट। ओवरऑल ये बिल्कुल टॉप बॉस हो गया, ये जो है एकदम टॉप बॉस हो गया, ठीक है। द बोर्ड आर्टिकुलेट्स रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो क्या गया, इसके फंक्शन भी आ गए, क्या है, एक तो आर्टिकुलेट करना, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी RMP बोलते हैं, प्रोसीजर, एग्रीगेट रिस्क लिमिट, रिव्यू मैकेनिज्म, रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम। तो क्या क्या चीजें आ गई देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या काम है, एक तो बोला ओवरऑल, बोला क्या बोला, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की ही होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना कंपनी में, बैंकों में भी होते हैं, ठीक है। और द बोर्ड आर्टिकुलेट्स क्या करता है, मैनेजमेंट प्रोसेस, एक तो मैनेजमेंट पॉलिसीज नंबर 1, प्रोसीजर, एग्रीगेट लिस्ट लिमिट, रिव्यू मैकेनिज्म और रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग। ओवरऑल काम ही किसका आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है। द बोर्ड शुड डिसाइड द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द बैंक एंड सेट लिमिट्स ऑफ द वेरिएबल। वही बात उसने रिपीट कर दी है दोबारा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इज अ बोर्ड लेवल सब कमेटी। अब वो उसके बाद सेकंड नंबर आ गया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, यानी बोर्ड के नीचे एक आ गई रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आ गई, बोर्ड लेवल सब कमेटी। बोर्ड ही एक सब कमेटी है जो क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी विद रिगार्ड टू रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट इंक्लूड, उसके क्या क्या रोल है। तो अब ओवरऑल तो उसकी होगी बोर्ड की, लेकिन उसने इन कामों को करने के लिए लोगों को बना रखा है, एक सब कमेटी बना रखी है। वो क्या करती है, सेटिंग गाइडलाइंस फॉर रिस्क मैनेजमेंट, वो गाइडलाइंस बनाती है, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग की गाइडलाइंस बनाती है, ठीक है। उनकी तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन काम एक तरह से, जैसे एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि बॉस है, सब कुछ चल रहा बॉस के नाम, लेकिन उसके इमीडिएट जो नीचे होता है वो सब देख रहा होता है, ठीक है। एंश्योर दैट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस कन्फर्म टू द पॉलिसी, एंश्योर दैट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस कन्फर्म द पॉलिसी। और वो कहती है, क्या करता है कि जो भी रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं वो पॉलिसी को कंफर्म करने चाहिए, वो उससे पॉलिसी पूरी चलनी चाहिए, ठीक है। प्रूडेंशियल लिमिट सेटअप करना और उनका पीरियडिकल रिव्यू करना, एंश्योर रोबस्टनेस ऑफ रिस्क मेजरमेंट मॉडल। अब रिस्क मेजरमेंट मॉडल आपने कोई तरीका बना रखा है रिस्क निकालने का, उसको बार बार चेक करना कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आती है बात किसकी, एंश्योर प्रॉपर मैनिंग फॉर द, मैनिंग का मतलब स्टाफिंग से मतलब है यहाँ पे कि कौन कौन सा स्टाफ चाहिए आपको, CFO चाहिए, CSO चाहिए, CRO चीफ रिस्क ऑफिसर चाहिए आपको, ठीक है। द कमेटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल। अब तीसरा नंबर आ गया, तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर आ गया, ठीक है। क्या, सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क एंड business policies simultaneously
in a consistent manner and decides on the business strategy to achieve these objectives। क्या बोला इसने कि जो सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क और बिजनेस पॉलिसीज को साथ साथ। ये रिस्क की पॉलिसी भी चलेगी और बिजनेस पॉलिसी भी, क्योंकि बिजनेस भी करना है, दोनों पॉलिसी को लेके चलते हैं। ठीक है, इन ए कंसिस्टेंट मैनर मतलब बिल्कुल लगातार चलता रहे ऐसा। एंड डिसाइड ऑन द बिजनेस स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को डिसाइड करते हैं काहे के लिए, दीज ऑब्जेक्टिव। और स्ट्रेटेजी काहे के लिए, हमने क्या ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं, उनको कंट्रोल करना है, उनको कैसे वो करना है, उसके लिए वो पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इट ऑल्सो सेट्स अप द ऑपरेटिंग प्रूडेंशियल लिमिट एंड इज द रिव्यू अथॉरिटी फॉर द लाइन मैनेजमेंट। लाइन मैनेजमेंट का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि लाइन असाइनमेंट बैंक में क्या होता है, जो आपके ब्रांच मैनेजर्स होते हैं या जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनको लाइन मैनेजर्स बोलते हैं। ठीक है, उनके लिए उनकी रिव्यू अथॉरिटी भी होती है। यानी एक तरह से हम ये कहें कि सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव ऊपर जो सब लेवल कमेटी थी उसको और नीचे लाइन मैनेजर के बीच में कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, अगला है रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। एनालाइजेस, मॉनिटर्स एंड रिपोर्ट द रिस्क प्रोफाइल्स टू द कमेटी ऑफ द सीनियर लेवल। अब देखो उसने सब कुछ बना दिया। अब ये जो रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप है वो इसके काम को जो सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव ने जो भी बनाया है उसको सबको ऊपर कमेटी ने रूल्स बनाए पर उनको सबको एनालाइज करती है, मॉनिटर करती है, रिपोर्ट्स करती है। और इट ऑल्सो एग्जामाइंस the effects of various possible changes in the market variable and recommends the action। तो क्या है इसमें जो है एनालाइज करती है, मॉनिटर करती है, रिपोर्ट करती है और कमेटी जो है सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स को करती है। इट ऑल्सो एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ वेरियस पॉसिबल चेंजेस इन द मार्केट वेरिएबल्स एंड रिकमेंड्स। लास्ट वाले पॉइंट की बात हो रही थी, रिस्क मैनेजमेंट जो सपोर्ट ग्रुप होता है वो एनालाइज करता है, मॉनिटर करता है रिपोर्ट्स ऑफ द रिस्क प्रोफाइल टू द कमिटी ऑफ सीनियर। इट ऑल्सो एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ द वेरियस पॉसिबल चेंजेस इन द मार्केट वेरिएबल एंड तो रिकमेंड भी करता है और वो भी करता है। ठीक है, चलो आगे देखिए। द ग्रुप इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिटिकल फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रिस्क मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालाइज एंड रिपोर्टिंग। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये बार बार आपको आते रहेंगे, तो आपको लगे बार बार वही बोल रहे हैं, लेकिन इतने बार आप सुनेंगे तो जरूर आपको जब वहाँ थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो कुछ समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अभी हमने कौन सा कवर किया कि ये वाला कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अभी तो हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, अब आइडेंटिफिकेशन की बात आती है कि रिस्क है या नहीं है। तो क्या बात होती, देखो, नियरली ऑल ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन वुड हैव वन और मोर मेजर रिस्क। जितने भी ट्रांजेक्शंस होंगे उसमें वन और मोर मेजर रिस्क। क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क with their manifestation in different dimensions। कई डायमेंशंस में रिस्क होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट, मार्केट। ये एक तरह से ये तीनों जो लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट और मार्केट में क्लब कर लीजिए। डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क में क्लब कर लीजिए। ऑपरेशन रिस्क और ये हो गया आपका मार्केट रिस्क। तो ये तीनों रिस्क देखो यहाँ पर आ गए। ठीक है, although all these transactions are contracted at the transaction level। ठीक है, certain risk such as, अब देखो ये जो सारे रिस्क हैं वो ट्रांजेक्शन लेवल पे ही हैं, वहीं तक है। आगे होता certain risk such as liquidity risk and interest risk is managed and aggregate of profit। अब ये क्या करा, देखो कि ये तो ट्रांजेक्शन जैसा आपने किया, जैसा लोन दिया, जैसा डिपॉजिट लिया, उसी पे बात होगी। आगे बोलता है सर्टेन रिस्क, जैसे लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट जैसे जो शुरू में थे ये वाला और ये वाला, आर मैनेजर एग्रीगेट। अब ये क्या है, किसी एक ट्रांजेक्शन से मतलब नहीं है इसका, ये ओवरऑल बैंक के सिनेरियो में रहता है, पर्टिकुलर एक्टिविटी से नहीं है,
ओवरऑल सिनेरियो में क्या है, ठीक है। रिस्क सच एज क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क एंड मार्केट रिस्क अराइजिंग फ्रॉम इंडिविजुअल, वही मैंने बात करी कि ये जो 3 रिस्क हैं ये ट्रांजेक्शन लेवल पे हैं, आर टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एट द ट्रांजेक्शन लेवल एज वेल। और ये कहता है कि ये जो 3 रिस्क हैं वो ट्रांजेक्शन के साथ साथ पोर्टफोलियो लेवल पे भी काम करता है। जैसे हाउसिंग लोन का पोर्टफोलियो, ये एग्रीगेट लेवल की बात नहीं हो रही है, एग्रीगेट में तो पूरा जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 रिस्क हैं कौन कौन से, CR, MR और OR, ये जो है इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन लेवल और प्लस पोर्टफोलियो लेवल पे भी काम करते हैं। जबकि जो ये वाला है लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क जो बोला था, ये आपका केवल जो है पोर्टफोलियो लेवल पे काम करता है। ओवरऑल सिनेरियो पे देखते हैं इसको, ठीक है। आगे एग्रीगेटेड रिस्क डिटरमाइंस कैपिटल नीड्स, परफॉर्मेंस ऑफ बैंक एट द एग्रीगेटेड लेवल in terms of risk adjusted return that it generates is the key corporate issue। क्या है, फिर पढ़ते देखो उसने कि aggregated risk determines capital needs, performance of bank at the aggregated level in terms of risk adjusted return that it generates the key corporate issue। कहने का मतलब क्या हुआ, the key corporate issue एक तरह से यही है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात कर रहे हो, और ये परफॉर्मेंस बैंक के एग्रीगेट लेवल यानी ऊपर, एक एक लोन के बारे में बात नहीं हो रही, ऊपर बात हो रही, ठीक है। देयरफॉर द रिस्क प्रेफरेंसेस एज वेल एज टोटल एंटरप्राइज वाइड रिस्क इज ए कॉर्पोरेट लेवल इशू। इसीलिए क्या बोलता है कि ये जो रिस्क प्रेफरेंसेस हैं और टोटल एंटरप्राइज वाइड रिस्क है वो कॉर्पोरेट लेवल का इशू है, आपको कंसर्न नहीं रखना पड़ता। एज सच द गाइडलाइंस The guidance of risk taking at the transaction level has to emanates from the corporate। तो कहने वाला कि इसकी सारी जो शुरुआत होती है, वो सारी चर्चा जो शुरू होती है वो होती कॉर्पोरेट लेवल से ही है, ठीक है। आगे प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड कॉर्पोरेट लेवल विद ड्यू स्क्रीनिंग। अब देखो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कॉर्पोरेट लेवल से स्क्रीनिंग के बाद अप्रूव्ड होते हैं, and screening procedures and appropriate safeguards and limit on exposure product wise also amount wise provide for necessary guidelines and risk taking। क्या बोला कि जो प्रोडक्ट्स अप्रूव होता है कॉर्पोरेट लेवल में उसमें इतनी चीज़ें बोली, क्या बोला, विद ड्यू स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स, एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स एंड लिमिट ऑन एक्सपोजर। लिमिट ऑन एक्सपोजर का मतलब है कि हमें एक बंदे को कितने % तक लिमिट, किसी कंपनी को जैसे 15% तक उसके नेटवर्थ के दे सकते हैं, तो ये एक्सपोजर पे लिमिट है। या हम पूरे पोर्टफोलियो में हाउसिंग लोन कितने करेंगे, ये ऊपर सब सेट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट वाइज, ये तो एक्सपोजर, लिमिट ऑन एक्सपोजर होता है कस्टमर वाइज, और होता है ओवरऑल हाउसिंग लोन कितने देंगे, ये प्रोवाइड फॉर नेसेसरी गाइडलाइन रिस्क टेकिंग। इन फैक्ट the guideline helps in standardizing risk content in a business undertaken at the transaction level। क्या कहने का मतलब, ये जो गाइडलाइंस होती है ट्रांजेक्शन लेवल पे क्या करती है, ट्रांजेक्शन लेवल पे आपको सेटअप कराती है, लिखा ना। इनफैक्ट द गाइडलाइंस हेल्प इन स्टैंडर्डाइजिंग रिस्क कंटेंट इन ए बिजनेस अंडरटेकन एट ट्रांजेक्शन लेवल। एनी न्यू प्रोडक्ट or any deviation from directed procedure or safeguard add to the risk content of the exposure and needs a clearance। कहने का मतलब किसी भी प्रोडक्ट में आप डेविएट करेंगे, कोई भी पॉलिसी में, प्रोसीजर में कोई भी डायरेक्शन नया लाएंगे, तो वो क्या होता है, आपको कॉर्पोरेट लेवल से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। वेयर रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिस्क क्वांटिफिकेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, impact of risk taking at transaction level on the portfolio risk is a critical issue here। क्या बोलता है यहाँ पे कि impact of risk taking at transaction level on the portfolio risk is a critical issue। क्या ना कि ये जो रिस्क टेकिंग ट्रांजेक्शन लेवल पे रिस्क टेकिंग है
उसका इम्पैक्ट बहुत होता है, और वो क्या है, इज़ अ क्रिटिकल इशू, यानी बहुत गंभीर मामला है। ठीक है। इन एसेंस रिस्क आइडेंटिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग various risks associated with the risk taking at the transaction level and examining their impact on portfolio and on capital requirement. As we would see later, risk content of a transaction is also instrumental. कल भी मैंने बताया था, risk content of a transaction is also instrumental in pricing the exposure at रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इज द की ड्राइविंग फोर्स ऑफ द मैनेजमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप ट्रांजिशन करते हैं तो जो रिस्क का कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिस्क के अगेंस्ट एडजस्टेड उसमें उसकी प्राइसिंग करने में। ठीक है। अब रिस्क आइडेंटिफाई और क्या बात करता है, देखो, रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल by taking an example, say branch B has extended loan of कितना 1 करोड़ का लोन दिया है, कॉर्पोरेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है और 5 ईयर के लिए दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% BPLR से ऊपर दिया हुआ है, BPLR 10% है यानी 11। तो आप ऐसे MCLR मान लो चलो, या रेपो मान लो, कुछ मान लो, तो अगर MCLR 7 है तो +1 यानी 8% पे दिया है, या कुछ भी है। द लोन इज टू बी रिपेड इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में दिया हुआ, 1 ईयर का मॉनिटरियम दिया हुआ, फंडिंग लोन टू बी डन फ्रॉम ए डिपॉजिट, और किसी डिपॉजिट से करनी है, जो डिपॉजिट आपके पास कितने साल का है, आप ऐसे कह लीजिए इसको कि आपके वहाँ किसी ने 3 साल का डिपॉजिट किया 1 करोड़ का, वही 1 करोड़ आपने लोन में दे दिया, उसने 3 साल के लिए लिया था, आपने 5 साल के लिए दे दिया, आपने यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11% पे दे दिया। ठीक है। और जो आपने लोन दिया वो उस लोन का डिपॉजिट 6% था। ये व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट CRR SLR, मतलब वो कह रहा है इसमें क्या जो है रिस्क है। तो ये बोलता है द डिपॉजिट विल बिकम पेएबल एट द, देखो आपको ये 1 करोड़ रुपए 3 साल में पे करने हैं, लोन आपने दिया है 5 ईयर के लिए। ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ 50% ओनली, और क्या होगा जब आप इधर पहुंच जाएंगे 3 साल बाद पहुंचेंगे तो 50% ही आपका लोन आ पाएगा विद इंटरेस्ट, क्योंकि 2 साल जो रिमेनिंग बचा उसमें 50% अभी लोन बचेगा आपका। एट द एंड ऑफ 3 ईयर द बैंक विल फेस द फंडिंग रिस्क। अब देखो यहाँ पे आ गया ये फंडिंग रिस्क की बात आ गई कि आप 3 साल में ये पूरा 1 करोड़ रुपए आपको विद इंटरेस्ट इसको लौटाना है। अब इसको जो आपने 5 ईयर के लिए दिया हुआ ये पैसा कहाँ से आएगा, इसी को उन्होंने फंडिंग रिस्क बोला हुआ। इन केस देयर इज अ डिफॉल्ट बाय द बोरोवर और बोरोवर ना दे तो उसमें टाइम रिस्क वुड ऑल्सो अराइज। ये तो नॉर्मल बात है कि बोरोवर दे रहा है, अगर बोरोवर ने नहीं दिया तो एक टाइम रिस्क और आ गया यहाँ पे। दिस वुड बी द लिक्विडिटी रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शन। तो क्या बोला, दीज वुड बी द, अब लिक्विडिटी रिस्क का भी मतलब यही हुआ कि जहाँ से आपको पैसा मिलना वो पैसा नहीं मिलना, आपके पास कोई सिक्योरिटी उसे बेचना चाह रहे हैं नहीं बेच पा रहे हैं, या बेच पा रहे हैं लेकिन उसका रेट नहीं मिल रहा सही से। द इंटरेस्ट ऑन लोन इज लिंक्ड विद द BPLR ऑफ द बैंक, वेयर एज द डिपॉजिट इज कैरिंग द फिक्स। और डिपॉजिट में आपने पूरे साल के लिए क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और ये क्या है आपका BPLR से लिंक है जो लोन का 11% है। इफ BPLR रिड्यूस्ड हो जाएगा फर्स्ट 3 ईयर में, अभी आपने 11 था, BPLR रिड्यूस हो गया, पता लगा वो 10% हो गया, यानी आपकी अर्निंग भी कम होती जा रही साथ साथ, जबकि आपने जो यहाँ पेमेंट FD ली हुई है वो फिक्स ली हुई है। तो क्या बोलता है, और इसी की वजह से क्या होगा, बेसिस रिस्क होगा। तो बेसिस रिस्क का अगर ध्यान होगा, उस दिन बताया था कंसोलिडेट लेवल पे होता है, मतलब पूरे पोर्टफोलियो का आना और जाने में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, उसी को हम बेसिस रिस्क बोलते हैं। ठीक है, कि जो गैप अभी क्या है, इनिशियली जब हम इस केस में ले रहे हैं तो 11 और 6 यानी 5% का गैप है, लेकिन आगे ये 10 और 6 यानी 4% का गैप हो जाएगा। ये जो चेंज आ रहा है इंटरेस्ट स्प्रेड में, जो चेंज आ रहा है उसी को बेसिस रिस्क बोलते हैं। आफ्टर 3 ईयर पीरियड
व्हेन क्वेश्चन ऑन फंडिंग ऑफ द लोन वुड अराइज, डिपॉजिट रेट मे नॉट रिमेन। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय आप ये रिमेनिंग पार्ट की फंडिंग लेने बाजार जा रहे हैं उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है। जब आपने डिपॉजिट लिया था तो 6% था, हो सकता है आज की तारीख में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाए, 8%। तो आपको वो फंड पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8% पे उठाना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। सो द ट्रांजेक्शन वुड फेस द गैप और मिसमैच रिस्क। एज द लोन्स गेट रिपेड, द repayment proceeds have to be deployed elsewhere. The rate at which this may be done may not be at par with the interest rate being charged. तो वही बात बार बार आ रही है कि अगर आप मिड पॉइंट पे कहीं से पैसा उठाएंगे तो वही जिस समय आपने वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था तो वो रेट चेंज हो सकता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट द बैंक वुड फेस द री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट का मतलब जो कहीं से फंडिंग आपके पास आ गई उसको आपने दोबारा इन्वेस्ट करना है, कहीं से आपको फंडिंग रेज करनी है तो फंडिंग रिस्क है, और फंडिंग आ गई आपको री इन्वेस्ट करना तो वो करना। तो क्या कह रहा है कि ये सब जो पॉइंट्स आ रहे हैं, सारे खेल आ रहे हैं पॉइंट्स, देयर वुड ऑलवेज बी पॉसिबिलिटी दैट द लोन विल बी रिपेड और डिपॉजिट वुड इज विड्रॉन प्रीमेच्योरली। अभी तो क्या बात, अभी तो नॉर्मल कंडीशन बोली कि भाई 3 साल तक डिपॉजिट चला आपका, 5 साल के लिए लोन चलना। अब क्या हुआ, डिपॉजिट वाला 2 साल पहले प्री मेच्योर के लिए आ गया, या लोन वाले ने 1 साल में ही लोन रिपे कर दिया, हाउसिंग लोन लिया, हाउस बेच दिया, उसने पूरा पैसा डाल दिया, ठीक है। प्री मेच्योरली एडिंग टू द रिस्क, और इससे एक और रिस्क क्रिएट हो गया जिसका नाम आ गया एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। ये रिस्कों को हमने अगले टॉपिक में भी कवर किया था, लेकिन आपको करने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे अगर 5 to 7 मार्क्स थ्योरी के सही करने हैं, ठीक है। These would be interest rate risk associated with this। अब क्या है इसके साथ, क्या है, जो जब एम्बेडेड की बात आ रही तो इंटरेस्ट रेट का भी रिस्क आ गया। इन एडिशन देयर वुड बी क्या है, और डिफॉल्ट और ऑपरेशन रिस्क भी इसके साथ साथ आ गया। तो अब आप देखिए कि इस पैराग्राफ में जहाँ रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करी तो सारे रिस्कों को आइडेंटिफाई कर रहा है वो। इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर से भी एक बार मार्क कर देता हूँ जिससे आपको जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क और बेसिस रिस्क में क्या फ़र्क है अभी बताता हूँ मैं दोबारा से, ठीक है। तो जब आइडेंटिफिकेशन की बात आई, देखो यहाँ से शुरू हुआ, पहली बात आई फंडिंग रिस्क। फंडिंग रिस्क होता है कि कहीं पर आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, उसे फंडिंग रिस्क कहते हैं, क्योंकि आप जब लेंगे तो पता नहीं किस कॉस्ट में मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए बोरोवर तो क्या होगा, टाइम रिस्क भी शुरू हो जाएगा। और बोला है इसी वजह से लिक्विडिटी रिस्क भी आ जाएगा, क्योंकि जब आपको फंडिंग नहीं मिली तो आप क्या करोगे, अपनी प्रॉपर्टी बेचोगे, और वो जब आप सेल करोगे उस सेल करने में वो एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं मिलेंगे जो आपको नॉर्मली मिल रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम जरा बेसिस रिस्क में, जो बच्चे पूछ रहे हैं। बेसिस रिस्क क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट का गैप मार्जिन है, जैसे मैंने ये समझाया कि आपका डिपॉजिट है 6% पे, लोन है 11% पे। अब क्या हुआ, ओवर द पीरियड टाइम ये तो हो गया 6 से 8, ये हो गया 11 से 12। पहले गैप था 5% का, अब गैप हो गया 4% का। इसी को बोलते हैं बेसिस रिस्क, इसी को बोलते हैं बेसिस रिस्क, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क सिंपल है, एक फंडिंग के लिए बात करती है। इंटरेस्ट रेट रिस्क का क्या है, सिंपल कि आपने कोई सिंगल लोन की बात करते हैं, आपने लोन दे दिया, आज एक लोन दे दिया और लोन दिया 11% में, कल को मार्केट में पता लगा रेट हो गया 18%, तो आप कहोगे यार मैंने तो बड़ी गलती करी, मैंने उस पार्टी को 11 में दे दिया, अब तो 18 में जा रहा, अगर मैं तब नहीं देता तो आज 18 में देता। तो एक तरह से इंटरेस्ट रेट सिंगल साइड को इफेक्ट डालता है, चाहे वो एडवांसेस में हो चाहे वो डिपॉजिट में। लेकिन बेसिस रिस्क क्या होता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंस और किसी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस में अगर चेंज आता है तो उसको बेसिस रिस्क बोलते हैं। और इंटरेस्ट रिस्क सिर्फ आप फंड लेने गए या सिर्फ आप लोन देने गए
उस समय पे जो पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसी चीज़ का, लोन का कॉन्ट्रैक्ट आज 10% का है, कल को 13% हो जाए। डिपॉजिट आज आपने 6% में एफडी कर रखी है, कल को डिपॉजिट के रेट 4% हो जाए। और बेसिस रिस्क जो होता है, सेम फंड के डिपॉजिट और एडवांस के जो कनेक्शन होते हैं उसी कनेक्शन के रेस्पेक्ट में आगे देखना, ठीक है। गैप और मिसमैच रिस्क भी उसी से हो जाता है। क्यों होता है कि आपने 3 साल का फंड लिया हुआ है और 5 साल का लोन दिया, उसमें गैप आ गया, मिसमैच कर रहा है, उसी समय वो पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट का रिस्क है, किसी ने लोन जल्दी पेमेंट कर दिया तो उस पैसे क्या करेंगे। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क का मतलब होता है उसी के साथ एक साथ और रिस्क बढ़ जाना, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, डिफॉल्ट, क्रेडिट ऑप्शन, तो ये सारे रिस्क। दीज ट्रांजेक्शन वुड ऑल्सो इम्पैक्ट रिस्क at the aggregate level, but may be noted that the incremental risk in the portfolio may be less than the risk taken by the, तो क्या बोल रहा है यहाँ, बोल रहा है कि incremental risk in portfolio may be less, तो जो पोर्टफोलियो उसमें जो incremental risk है वो आपका लेस हो सकता है जो ट्रांजेक्शन रिस्क में है। ट्रांजेक्शन लेवल पे इतना रिस्क हुआ, इंक्रीमेंटल पे इतना हुआ, तो वो दोनों डिफरेंस हो सकते हैं, बस ऐसा पॉइंट करा, ठीक है। अब